अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू द शो। मैं हूं आपका मेज़बान वजाहत काज़मी और आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स स्टार। बात का आगाज़ करेंगे नेशनल T20 कप टूर्नामेंट से, जिसमें आज सेंट्रल पंजाब और नॉर्दर्न का मैच इस वक्त जारी है और बहुत ही ज़बरदस्त कारकर्दगी का मुजाहरा किया है कप्तान बाबर आजम ने और एक ज़बरदस्त किस्म की उन्होंने जो है वो सेंचुरी स्कोर की है और बहुत करीब पहुंच गए हैं वो एक लैंडमार्क एक माइलस्टोन के। ही वुड बी द फास्टेस्ट बैट्समैन जो 7,000 रन तक पहुंचेंगे, सबसे स्पीड में उनका नाम शुमार होने वाला है और वो बहुत करीब पहुंच चुके हैं, चंद ही रन दूर हैं और उम्मीद है कि वो अगले 1 या 2 मैचेस के अंदर जो है वो उस संगे मील को अबूर कर लेंगे। साथ में आज के शो में हम बात करेंगे वर्ल्ड कप T20 के लिए पाकिस्तान के हेड कोच की अपॉइंटमेंट की। काफ़ी सारी खबरें आ रही हैं, कुछ नाम सामने आए हैं और सकलैन मुश्ताक जो हैं वो उनमें सर फहरिस्त हैं जिनको हेड कोच बनाए जाने का इम्कान है। इस बारे में भी हम बात करेंगे। साथ में आकिब जावेद साहब की मुलाकात हुई है चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जनाब रमीज़ राजा साहब के साथ, इस बारे में भी हम बात करेंगे। इन तमाम बातों के इन तमाम डिस्कशन के लिए हमें ज्वाइन करेंगे साबिक टेस्ट क्रिकेटर हैं जनाब हसन रजा साहब। सर वेलकम टू द शो। हसन, मुझे बताइएगा कि बाबर आजम की बैटिंग आपने देखी होगी, एक ज़बरदस्त सेंचुरी स्कोर की, उन्होंने किस तरीके से देख रहे हैं आप? देखिए, अब तक तो बाबर आजम ही हैं जो पाकिस्तान में माशाल्लाह से तीनों फॉरवर्ड में खेल रहे हैं। चाहे वो कराची किंग्स की टीम हो, उसमें टॉप ऑर्डर में बैटिंग करने आते हैं, चाहे वो पाकिस्तान की T20 टीम हो और चाहे वो टेस्ट क्रिकेट हो, तो तीनों फॉरवर्ड में बहुत अच्छा खेल रहे हैं, फिर लीग में अच्छा खेल रहे हैं। अब मगर ये है कि पाकिस्तान के जो और प्लेयर्स हैं दीगर खेल रहे हैं 2-2 साल से 4-4 साल से, उनको भी रिस्पॉन्सिबिलिटी देनी चाहिए। और बाबर आजम एक ऐसे प्लेयर है कि जो कंसिस्टेंसी जो है क्रिकेट में कहते हैं बैटिंग टेक्निक में, वो उनमें निखार आता जा रहा है मुसलसल। और उनकी एज भी कम है क्योंकि ICC रैंकिंग में टॉप पे जा रहे हैं और जितने भी रन्स कर रहे हैं वो सचिन तेंदुलकर हो, चाहे बड़े वर्ल्ड क्लास प्लेयर हो, चाहे ABD विलियर्स हो, ऐसे जो प्लेयर थे, राहुल द्रविड़ टाइप के प्लेयर थे, वो लंबी इनिंग्स खेलते थे और टेम्परामेंट भी था उनमें ज्यादा बैटिंग में। तो यही सिनेरियो देखने में आ रहा है, यही जो बैटिंग टेक्निक है वो देखने में आ रही है बाबर आजम में कि मुसलसल अगर वो कंसेक्यूटिव परफॉर्मेंस दे रहे हैं तो एक आगे अरसे तक जो है जो वर्ल्ड क्लास के प्लेयर हैं उनके रिकॉर्ड ब्रेक कर सकते हैं वो। हसन, एक तनकीद की जाती रही है बाबर आजम के ऊपर और एक मोहम्मद रिजवान के ऊपर कि थोड़ा स्लो खेलते हैं इनिंग्स को, उस तरीके से वो पावर प्ले का फ़ायदा नहीं उठाते या बड़ी हिट्स नहीं लगाते। आप फिर भी देखें उनकी सेंचुरी के बाद जो है वो इस वक्त सेंट्रल पंजाब ने 200 रन स्कोर किए। नीचे से अगर हम बात करें शोएब मलिक की, उनके ऊपर भी इसी किस्म की तनकीद की जाती है कि वो बड़ी हिट्स वाले प्लेयर नहीं है। उन्होंने बड़ी हिट्स नहीं भी लगाई आज, लेकिन उन्होंने एक बहुत ही स्पीड के साथ जो है वो 31 रन बनाए। दोनों बैट्समैन नॉट आउट रहे। किस तरीके से देख रहे हैं इस कॉम्बिनेशन को? देखिए, सबसे पहले तो बैटिंग टेक्निक जब खेलते हैं आप इंटरनेशनल लेवल पे या डोमेस्टिक लेवल पे भी खेलते हैं तो आहिस्ता आहिस्ता बैटिंग में निखार आता रहता है आपका और सिलेक्शन ऑफ द शॉट होती है। उसके बाद T20 फॉर्मेट भी ऐसा है कि इतनी फास्ट क्रिकेट होगी, 170-80 रन अगर कोई टीम करती है तो वो चेंज हो जाते हैं। पहले जो है टेक्निक पे काफी वर्क किया जाता था मगर अब टेम्परामेंट पे वर्क किया जाता है और ये प्लेयर ऐसे हैं, शोएब मलिक जैसे प्लेयर, कामरान अकमल, बाबर आजम जैसे प्लेयर, ये ऐसे प्लेयर होते हैं कि ये वेट फॉर द बॉल, वेटिंग फॉर द लूज बॉल, उसका इंतजार करते हैं और इनको डायरेक्ट जाके शॉट्स में लगते हैं लॉन्ग हिट इन लोगों से। ये थोड़ा सा क्रीज पे जाके स्टे करते हैं, पिच की जो वेरिएशन होती है वो देखते हैं, उसके बाद बॉलर को रीड करते हैं और अच्छे बॉलर्स को रिस्पेक्ट देते हैं। उसके बाद कोई एक जो जूनियर बॉलर हो या अपकमिंग इमर्जिंग प्लेयर्स होता है उसको टारगेट बनाते हैं और कोशिश करते हैं कि ये उसको टारगेट बना के उसमें वो रन कवर करें, 12 रन लें या 13 रन से रन करें, तो रिस्पेक्ट देके खेल रहे होते हैं। इसलिए अच्छे बड़े क्लास प्लेयर की निशानी ये होती है कि वो टेम्परामेंट से खेलता है और जब उनको पता होता है कि लास्ट 3 या 2 रह गए तो उसमें वो कवर कर लेते हैं। हसन, अगर कुछ बात करें हम स्पिन बॉलर्स की, शादाब खान ने बिलाखिर पहली विकेट हासिल की है आफ्टर अ गैप ऑफ, अगर हम बात करें नेशनल T20 कप की तो 3 मैचेस में गुज़िश्ता 3 मैचेस के अंदर उन्होंने कोई विकेट हासिल नहीं की थी और उससे भी पहले हम माजी में जाएं तो उससे पहले जो 2 T20 इंटरनेशनल्स खेले गए थे वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ, उसके अंदर भी उन्होंने कोई विकेट हासिल नहीं की थी। तो अब बिलाखिर उन्होंने 1 विकेट हासिल किया आज के गेम में। किस तरीके से देख रहे हैं उनकी परफॉर्मेंस को? परफॉर्मेंस एनर्जेटिक है, फील्डिंग में भी और कैप्टन को बनाया जाता है मगर वो परफॉर्मेंसेस नजर नहीं आ रही है उनकी एज ए लेग स्पिनर जैसे लेग स्पिनर होती हैं। अगर हम बड़े बड़े नाम लेग स्पिनर करके एज ए शाहिद अफरीदी को आप देखें एज ए अराउंड द पाकिस्तान टीम में जब वो खेल रहे होते थे तो डेफिनेटली बैटिंग में आके वो डेथ में नीचे आके रन करते थे, चौके छक्के लगाते थे, मैच का पासा पड़ा देते थे। उसके बाद फील्डिंग में भी वो एफर्ट करते थे और फिर लेग स्पिनर जो होता है वो कोई भी टीम होती है उसका ट्रम्प कार्ड होता है। तो ट्रम्प कार्ड का मकसद ये होता है कि यूटिलाइज करना चाहिए उसको अपने आप में, वो अच्छा परफॉर्म करे, तो ड्रिफ्ट नहीं करे। शादाब खान जो है वो इकोनॉमी उनकी अगर देखें तो बहुत ज्यादा होती है, रन काफी देते हैं मगर लेग स्पिनर जो हो गया, अगर ऑफ स्पिनर हो गया तो उसको रन कंटेन करना चाहिए रादर देन कि वो लूज बॉल करके जो है 4 ओवर में अगर वो 50-60 रन देते हैं तो मेन बॉलर होते हैं और 3 आउट करते हैं तो ये कमाल नहीं होता। बेसिकली रन रोकना भी और बॉल को ड्रिफ्ट करना ये इंपॉर्टेंट थिंग होती है।
हसन, अगर हम देखें शादाब खान का जो रिसेंट हमने उनकी कारकर्दगी देखी है, वो बॉलिंग से ज़्यादा बैटिंग के ऊपर फोकस उनका नज़र आ रहा है। उनकी कोशिश है, कल भी हमने देखा कि वो बैटिंग करने के लिए ऊपर आए ऑर्डर के अंदर और उन्होंने फिनिश भी किया मैच को अच्छे तरीके से, वो करीब लेकर गए, रन स्कोर किए। कहीं वो अपने आप को शाहिद आफरीदी मॉडल के ऊपर तो नहीं लेके जाना चाह रहे कि उनका फोकस जो है वो बॉलिंग से हटकर थोड़ा सा बैटिंग की तरफ आ रहा है? डेफिनेटली बैटिंग कर रहे हैं वो। इस्लामाबाद यूनाइटेड से अगर आप देखें तो पीएसएल में खेले हैं, उन्होंने 2 फिफ्टियां भी की थी और वो टॉप ऑर्डर खेले आके, उन्होंने 3-4 नंबर का भी खेला और अच्छी बैटिंग भी करी लास्ट सीजन या उससे पहले सीजन में। मगर आफरीदी का एक अपना नेचुरल स्टाइल का एक दिलेर प्लेयर थे वो, और दूसरी टीम बाकी लड़की टीम से बूम बूम उनको खाया जाता था। मगर हर बंदे का काम नहीं है, उसमें अपने आप को स्टेबल करना पड़ता है और बैटिंग टेक्निक हो, बॉलिंग टेक्निक हो, उनको इम्प्रूव करना चाहिए। जब लीग खेल रहे हैं, दुनिया की लीग खेल रहे हैं, पाकिस्तान के लिए खेल रहे हैं, तो मजीद आपकी परफॉर्मेंसेज में निखार आना चाहिए। रादर देन के मेन जो मकसद है आपका एज ए बॉलर है, तो शादाब खान को फोकस एज ए लेग स्पिन पे होना चाहिए फर्स्ट। उसके बाद बैटिंग जो है, जैसे आप नवाज है, उन्होंने भी बैटिंग की है पिछले मैच में, 50 की एक मैच में नॉर्वे ये डोमेस्टिक में जो मैच चल रहे हैं पिंडी में। तो मेन चीज जो आपका वेपन है वो एज ए बॉलर होता है, तो उसमें आप परफॉर्म करें अच्छा, और उसके साथ बैटिंग दिन में निकाल रहे हैं तो ऑलराउंडर क्लास है। हमें इसी गुफ्तगू में ज्वाइन करेंगे सीनियर क्रिकेट तज्जियाकार हैं जनाब फवाद मुस्तफ़ा साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, वेलकम टू द शो। मुझे बताइएगा कि शोएब मकसूद के ऊपर काफ़ी ज़्यादा तनकीद की जा रही थी कि वो रन स्कोर नहीं कर रहे, पीएसएल के टॉप स्कोरर थे इस सीज़न के। हमने देखा कि कल उन्होंने इनिंग्स का आगाज़ किया, इनिंग्स को ओपन किया और बड़ी ज़बरदस्त उन्होंने 75 रन की इनिंग्स खेली और बड़ी हिट्स भी लगाई। किस तरीके से देख रहे हैं? देखिए, ऑब्वियसली बहुत अच्छी इनिंग्स उन्होंने खेली। हमारा प्रॉब्लम ये है कि हम 2-3 मैच में अगर प्लेयर परफॉर्म नहीं करे तो हमारे यहाँ शुरू हो जाता है। खासतौर पे जब से सोशल पे बहुत ज्यादा जो क्रिकेट एक्टिव हुए हैं उनकी वजह से भी ये हो रहा होता है, वरना दुनिया भर में ऐसा होता है कि बाज़ औक़ात आप परफॉर्म नहीं करते लेकिन थोड़ा सा टाइम दिया जाता है तो कम बैक कर लेते हैं। सो वही हुआ, सोहेब में दमखम तो है, वो अच्छे पढ़ा दिया है। सो कल बहुत ही शानदार एक इनिंग्स खेले। फवाद साहब, मुझे आपकी आवाज़ नहीं आ रही। हसन, आपकी तरफ मैं आऊँगा। मुझे बताइएगा कि सरफराज अहमद बड़े ज़बरदस्त तरीके से सिंध की टीम को लीड कर रहे हैं और उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त खुद भी इनफरादी कारकर्दगी का मुजाहरा किया है, बड़ी ज़बरदस्त इनिंग्स के लिए। कल भी उन्होंने रैपिड फायर जो है वो रन स्कोर किए, 41 रन उन्होंने बनाए। किस तरीके से देख रहे हैं? तीनों मैचों में अभी तक फतुहात दिलाई है उन्होंने सिंध को। देखिए, राजस्थान में मैं कहता हूँ कि बहुत ही ज्यादा परफॉर्मर हैं और बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग प्लेयर है, अपने आप को मनवाने की कोशिश करते हैं हर दफा, मगर जो है वो पाकिस्तान के जो बोर्ड या सिलेक्टर्स हैं वो सही रिस्पॉन्स नहीं दे रहे काफी सालों से। और मैं समझता हूँ वाहिद जो है वो प्लेयर है, जैसे हम फवाद आलम के साथ देखते रहे कि जाती के शिकार हो रहे थे, वो डोमेस्टिक में सारी प्लेटफॉर्म पे वो खेलते रहे, परफॉर्म किए, चाहे वो ए टीम हो चाहे वो डोमेस्टिक हो। तो सेम वो सरफराज के साथ हो रहा है। और जरूरी नहीं है कि हम अगर फॉरेन कंट्री में जाके देखें, साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया में, तो बहुत सारे कीपर्स हैं ऐसे, 2 कीपर होते थे, मगर दोनों कीपर को खिलाया जाता था। मगर हमारे यहाँ एक कीपर पे सारा बटन डाला जा रहा है, वो रिजवान है। मगर ये है कि जिसको नवाजा जाता है तो फिर उसको कंटिन्यू खिलाते रहते हैं और उसके बाद जो लाइकिंग में नहीं होता तो उसको ड्रॉप किया जाता। तो मेरे ख्याल में सरफराज की शायद T20 में सेंचुरी भी कर दें तो फिर भी मुझे लगता है कि दोबारा उनको ट्रायल देने पड़ेंगे और उनके ट्रायल मुसलसल होते जा रहे हैं। फवाद साहब, आपकी तरफ मैं आऊँगा। कुछ बात करेंगे कुछ शाहनवाज दहानी की। बहुत ही ज़बरदस्त उनकी अब तक कारकर्दगी रही है, पीएसएल के साथ जो है वो उनका फॉर्म चलता आ रहा है और अब जो है उनका नेशनल T20 कप के अंदर भी बड़ा ही ज़बरदस्त एक फॉर्म है। हसन, आपसे जानना चाहूँगा किस तरीके से आप देख रहे हैं उनकी इस वक्त बॉलिंग को? बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, जैसे कि और जैसे पहले भी बताया कि जब बॉलिंग कोच थे पाकिस्तान के जो टीम के अजहर महमूद, उन्होंने भी बड़ी तारीफें की उनकी, मगर तारीफें जब की तो उसके बाद तो हाईलाइट हुए, फिर सोशल मीडिया है वो एक्टिव हो गया, बहुत ज्यादा फोकस इन पे हो गया। उसके बाद उन्होंने भी खुद रियलाइज किया कि मैं पाकिस्तान के दरवाजे जो है नॉक कर रहा हूँ और खेलने की कोशिश कर रहा हूँ, तो फिर उन्होंने मुल्तान से अच्छी बॉलिंग करी। फिर अभी जो रिसेंटली जो मैचेस हुए उसमें उन्होंने 3 आउट किए, 3 बोल्ड किए और स्पॉट बिहाइंड किए। वेरिएशन बड़ी अच्छी है इनकी बॉलिंग की, क्योंकि इतनी डट पिचें हैं, बहुत ज्यादा क्विक पिचें नहीं है, फास्ट पिचेस नहीं है। अगर हम कह लें डोमेस्टिक चल रहा है हमारा पिंडी में, मगर उस पर भी उन्होंने बॉलिंग बड़ी अच्छी की और लाइन पर लेंथ पर बड़ा ख्याल रखा हुआ है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज होती है मेरे ख्याल में। अगर इनको कंसिस्टेंट चांस दिया जाए तो अगर हम रादर देन हारिस रऊफ पे मुकदमा उसको बहुत ज्यादा खिला रहे हैं, सारे मैचेस खिलाते हैं, तो इन पर भी थोड़ा वर्क किया जाए, इनको मैचेस दिए जाए, इनको कॉन्फिडेंस दिया जाए, तो ये पाकिस्तान के अच्छे
बासलाहियत बॉलर बन सकते हैं और लंबी क्रिकेट खेल सकते हैं। हसन, अगर हम बात करें शर्जील खान की, अब तक देखा है उन्होंने बड़ी हिट्स लगाई हैं, बड़े रैपिड फायर रन स्कोर कर रहे हैं वो, और एक मजबूत केस है उनका भी कि वो पाकिस्तान को वर्ल्ड कप के अंदर रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि यूएई की पिचेस के अंदर हमने देखा है वो बहुत कंफर्टेबली खेलते हैं, बड़ी हिट्स लगाते हैं और बहुत ही फास्ट रन स्कोर करके देते हैं। जिस दिन उनका बल्ला चलता है उस दिन उनको कोई रोक नहीं सकता। क्या कहता है आप उनके बारे में? उनके भी राइटिंग स्ट्राइकिंग का मसला है, क्योंकि कैन में भी आए और खेलते रहे, परफॉर्मेंस भी दिए उन्हें। एक टाइम पे टेस्ट मैच में आपने ओपनिंग करवाना शुरू कर दी थी, और आप जो है इसके बाद प्लानिंग अपनी किसी भी जो है जो सेलेक्टर है वो चेंज कर देते हैं, आप वो खिलाते नहीं है। इतनी मुश्किल से वापस इनको लेके आए, फिर आप डोमेस्टिक में लेके आए, इसके बाद PSL में लेके आए। तो बेसिकली मकसद अभी पॉइंट मुझे समझ नहीं आता कि जो भी सिलेक्टर आते हैं या पाकिस्तान के बोर्ड में होते हैं वो प्लेयर को यूटिलाइज करना जानते नहीं है कि प्लेयर की जो वर्क है उसको किस जगह कहाँ एडजस्ट होना चाहिए, उससे परफॉर्मेंसेज निकालनी किस तरह चाहिए। तो वो कोई इनको समझ नहीं आ रही है। शर्जील ऐसा प्लेयर है कि वो जब खेलता है तो फिर आउट ऑफ स्टैंडिंग खेलता है, तो शायद अभी खेलते थे तो पूरा मैच बना दे, उसमें भी ये क्वालिटी है, मगर कोई कॉन्फिडेंस देने वाला नहीं है। और जब आप कॉन्फिडेंट प्लेयर को देखते हो डेफिनेटली 70-80% वो परफॉर्म करता है, उसको कॉन्फिडेंट होकर आगे मैच में खेलूंगा। मगर ये कि स्ट्राइकर बहुत अच्छे प्लेयर हैं, शॉर्ट लंबे खेलते हैं, स्ट्रॉन्ग प्लेयर हैं, तो उनको कॉन्फिडेंस देना चाहिए ताकि फकर रहमान को भी इतना कॉन्फिडेंस हमने दिया काफी सालों में, शकील को भी अपनी कॉन्फिडेंस देना चाहिए ताकि वो पाकिस्तान में टॉप ऑर्डर में अच्छी इनिंग्स खेले। हमें इसी डिस्कशन में ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर क्रिकेट एनालिस्ट हैं जनाब सैयद हैदर साहब। अस्सलाम वालेकुम हैदर साहब, वेलकम टू द शो। NCOC ने जो है वो 50% क्राउड को इजाज़त दे दी अब नेशनल T20 कप में बतौर ऑडियंस शिरकत करने की। किस तरीके से देख रहे हैं आप इस इक़दाम को? ये बहुत अच्छा उनका स्टेप है और ये मैं समझता हूँ होना चाहिए था, क्योंकि जब तमाशाई ग्राउंड में आएंगे तो प्लेयर्स को उससे बड़ा हौसला मिलता है और प्लेयर्स को एक यकीन होता है कि हम जो भी अच्छी परफॉर्मेंस देंगे उसको यहाँ पे कोई सराहने वाला है, कोई हमें सपोर्ट करने वाला है। तो मैं समझता हूँ ये इससे भी ज्यादा किया जा सकता है, 75%, 100% तक भी जा सकते हैं। इंग्लैंड में आप देखें 100% रही है अभी जो लास्ट मैचेस हुए हैं इंडिया के साथ। तो मैं समझता हूँ कि ये अच्छा कदम है, ये पहले हो जाना चाहिए था। ठीक है कोरोना है पाकिस्तान में, लेकिन जब आप पहले ही ये डिसाइड कर चुके हैं कि सिर्फ वैक्सीनेटेड लोग आएंगे और नेगेटिव जिनका है रिजल्ट वो आएंगे, तो आपने तो ऑलरेडी ऐसे लोगों को सिर्फ अपने स्टेडियम में आने देना है जो ऑलरेडी आपके लिए कोई खतरा नहीं है। तो मैं समझता हूँ उसमें और तादाद बढ़ानी चाहिए, क्योंकि ग्राउंड्स भरेंगे, स्टेडियम भरेंगे तो उससे प्लेयर्स को भी मजा आएगा और टीवी पे भी देखने में मजा आएगा, फिर आपका बिजनेस भी बढ़ेगा, मार्केटिंग भी बढ़ेगी, सब चीजें इन्वॉल्व होती हैं। आप समझ लें कि कोई भी गेम हो जब तक उसे कोई देखने वाला ना हो, फिजिकली और लाइव देखने वाला ना हो, तो उस खेल में कोई मजा नहीं आता है। फिर वो खेल आपको ऐसा लगता है शायद आप किसी बंद कमरे में खेल रहे हैं। सो आई थिंक इट्स अ वेरी गुड मूव। हसन, आपकी तरफ मैं आऊँगा क्योंकि हम बात कर रहे हैं क्राउड की। कितना ज़रूरी होता है बतौर क्रिकेटर के ग्राउंड में क्राउड की मौजूदगी हो, वो आपके लिए चीयर अप करे? किस तरीके से देखते हैं हम तमाम चीज़ों को? जी हाँ, जब PSL हो रही थी तो उसमें आप देखें कि कोविड से पहले बहुत क्राउड आया, हमारे सारे ग्राउंड जो थे वो पैक थे, चाहे मुल्तान स्टेडियम हो, पिंडी स्टेडियम हो स्पेशली, तो सारे जैम पैक थे। क्राउड के बाद थे तो क्राउड नहीं आया तो फिर वो ऑडियंस भी इतने नहीं आ रहे थे। फिर वो जो बकअप होता है प्लेयर्स का, एक बॉडी लैंग्वेज होती है, वो खुद इंजॉय करते हैं। जब कोई 50 कर रहा होता है तो क्राउड सेलिब्रेशन करता है, और वो जो पोस्टर्स होते हैं, साइन बोर्ड लेके आते हैं, चीजें हैं, बहुत सारी एप्रिसिएशन होती है वहाँ पर, वो नजर नहीं आ रही थी। मगर माइक में आवाजें आती हैं, प्लेयर एक दूसरे को बूस्टअप करते हैं। क्राउड का होना बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, इसमें प्लेयर की एनर्जी आती है और वो फोकस रहता है अपनी परफॉर्मेंस पे भी कि एप्रिसिएशन हो रही है और क्लैप्स कर रहे हैं लोग, तो बड़ा डिफरेंट होता है इसका क्राउड का। हैदर साहब, आपकी तरफ मैं आऊँगा। अब बात चल रही है कि पाकिस्तान का हेड कोच कौन होगा वर्ल्ड कप T20 के अंदर, और उसमें जो सर फहरिस्त नाम सामने आ रहा है वो है जनाब सकलैन मुश्ताक साहब का। हाई परफॉर्मेंस सेंटर के इंचार्ज है काफ़ी अरसे से। किस तरीके से देख रहे हैं आप उनके नाम को? सकलैन मुश्ताक एज ए बॉलिंग कोच तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन हेड कोच आप बना के क्या काम उनसे ले सकते हैं? वो सिर्फ बॉलर्स की मदद कर सकते हैं। अब टीम जो खेलेगी उसमें एक ही स्पिनर खेलेगा, और माशाल्लाह इस वक्त पाकिस्तान के पास कोई अच्छा ऑफ स्पिनर तो है भी नहीं। सकलैन मुश्ताक अपने वक्त के बेहतरीन ऑफ स्पिनर थे, उसके बाद मेरे ख्याल से कोई ऐसा अच्छा ऑफ स्पिनर नहीं है। अरशद खान आए थे, कुछ वो खेले, और फिर इस तरह अब तो पाकिस्तान टीम जो डिपेंड करेगी वो तो शादाब खान है, मोहम्मद नवाज हैं, और फिर उसके साथ दूसरे जो पार्ट टाइम ऑफ स्पिनर्स होंगे वो उन पे करेगी। तो सकलैन मुश्ताक को मैं समझता हूँ ये तो खानापुरी वाली बात होगी
मैं कभी भी रिकमेंड नहीं करूंगा कि सकलैन मुश्ताक हेड कोच हो, क्योंकि आपको वहां पे T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप में जब आप जाएंगे तो आपको सिर्फ बॉलिंग नहीं करनी है, बैटिंग भी करनी है, आपको पूरा गेम प्लान बनाना है। वहां पे आपको फैसला करना है कि हमारा प्लान ए क्या होगा, प्लान बी क्या होगा, किस वक्त हमें क्या करना है, कब चेंज करना है। ये कोई टेक्स्ट बुक क्रिकेट तो नहीं है T20। यहाँ पे तो आपको विद इन मिनट्स, सेकंड्स आपको डिसाइड करना है। कैप्टन को ग्राउंड में विद इन सेकंड्स डिसाइड करना होता है, और कोच जो बाहर बैठा है। अब सकलैन मुश्ताक ने तो मेरे ख्याल से काफी अरसे से किसी टीम की कोचिंग भी नहीं की है। वो नेशनल एकेडमी में थे। नेशनल एकेडमी और एक टीम की कोचिंग जो है बहुत फर्क होता है, बहुत डिफरेंस है। तो मैं नहीं समझता कि सकलैन मुश्ताक इस ओहदे के लिए मुनासिब रहेंगे। बेहतर होता कि किसी ऐसे कोच को रखा जाता जो किसी टीम की कम से कम कोचिंग कर चुके हो, किसी भी लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे हो या फ्रेंचाइज में हो, कहीं भी हो, लीग में हो, सुपर लीग, PSL में हो या किसी और में हो, वो ज्यादा बेहतर होते हैं। बहरहाल पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड तो इस वक्त बड़े अनहोनी फैसले कर रहा है, तो अगर ऐसा कर भी दें तो कुछ मजाका नहीं है। हो सकता है ऐसा कर दें कि वो जो भी काम कर रहे हैं नेक्स्ट डे उसका कोई चेंज आ जाता है। तो हो सकता है सकलैन मुश्ताक आज बने और वर्ल्ड कप शुरू होने से एक दिन पहले वो चेंज हो जाए। हसन, आपकी तरफ मैं आऊँगा, इसी बात को कंटिन्यू करूंगा। हैदर साहब की किस तरीके से देख रहे हैं आप? एक तो सकलैन मुश्ताक का नाम सामने आ रहा है बतौर हेड कोच, पाकिस्तान के लिए सबसे ज़्यादा फेवरेट हैं वो इस पोजीशन के लिए। साथ में रमीज़ राजा ने ऐलान किया था कि मैथ्यू हेडन और वर्नन फिलेंडर के नाम जो है वो सामने आए थे बतौर कंसल्टेंट कोचेस वर्ल्ड कप कैंपेन के लिए। और अगर हम थोड़ा सा उससे पीछे जाएँ तो न्यूजीलैंड और इंग्लैंड के टूर के लिए अब्दुल रज़ाक का नाम भी जो है वो कोचिंग के लिए शामिल था। उनको बॉलिंग कोच के लिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अपॉइंट करना था, लेकिन वो सीरीज़ कैंसिल हो गई। कहीं देख रहे हैं आप रज़ाक को भी फिट होते हुए इन रोल्स के अंदर? और जिस तरीके से हैदर साहब ने बात की, क्योंकि कोई खास तजुर्बा नहीं है इन तमाम नामों का किसी बड़ी टीम के साथ या बड़े मुल्क के साथ कोचिंग करने का, तो किस तरीके से देख रहे हैं इन तमाम चीज़ों को? देखिए, पास में तो जहाँ तक मेरी नॉलेज है कि हम जब 90s में खेल रहे थे तो फॉरेन कोचेज आए, चाहे वो रिचर्ड पेपर्स हो, चाहे वो जेफ लॉसन हो, उसके बाद वॉटमोर हो, इतने सारे कोचेज आए, सबको आजमाया गया। मगर घूम फिर के वही पाकिस्तान में हमें समझ आता है कि बस यही रह गए लोग जो खेल रहे हैं। मेरे ख्याल में सबको मनवाया जा रहा है और सबको रिगार्ड दी जा रहा है, क्योंकि ये सारे जितने भी कोचेज अब लेके आए हैं पाकिस्तान में, ये अपने अपनी रीजन से कोशिश कर रहे थे। अब्दुल रज़ाक कोच थे और सकलैन भाई जो है हाई परफॉर्मेंस में थे। उसके बाद मोहम्मद यूसुफ थे, अभी वो भी नहीं आए हैं, शायद उनका भी कोई चांस था बीच में आने का। तो यही चीजें हैं और रीजन में जो आजकल बनी हुई है उसमें भी यही प्लेयर्स खेल रहे हैं। तो हमारे पास यही हमारी क्वालिटी और क्वांटिटी जिससे कहेंगे वही रह रही है कि या तो हम फॉरेन से बाहर से कुछ प्लेयर्स लेके आए थे, कोचेज लेके आए थे, उसके बाद फिर हम यही जो डोमेस्टिक सेक्टर उसमें से कोचेज बना रहे हैं। मगर यही प्लेयर जो है वो खेल रहे होते थे अपने जमाने में। मगर अब खेलना एक अलग चीज होती है और खिलाना एक अलग चीज होती है। अगर मैं बात करूं कि अकेडमी हमारी भी चल रही है, हम भी अकेडमी रन कर रहे हैं, प्लेयरों को जदीद चीजें बतानी चाहिए, जो दुनिया जदीद चीजें बता रही है, जदीद क्रिकेट बता रही है। और क्रिकेट इतनी फास्ट हो गई, चाहे वो न्यूजीलैंड में खेल रहे हैं प्लेयर और ऑस्ट्रेलिया में खेल रहे हैं, चाहे वो वेस्ट इंडीज के प्लेयर्स अटैकिंग में खेलते हैं। तो कोच का काम सिर्फ यही नहीं होता कि लैपटॉप में बैठ जाए और वो डेमो बना के दे दे। कोच का काम होता है कि प्लेयर को डिलीवर करना, उनको मोटिवेशन देना और प्लेयर को जो स्किल्स दी जाती है T20 के हवाले से वो चीजें डिलीवर करना। तो वो बड़े इंपॉर्टेंट रोल होते हैं और कोच जो है वो प्लेयर 11 उतारता है ग्राउंड में। बाकी इन लोगों का काम होता है कि किस तरह से सिचुएशन को हैंडल करना है। मेन चीज ये है। हैदर साहब, आपकी तरफ मैं आऊँगा। कल PCB के CEO वसीम खान ने जो है वो अपने ओहदे से इस्तीफा दिया, जो बोर्ड ऑफ गवर्नर्स ने मंजूर भी कर लिया। अब आप किस तरीके से उनका जो एरा गुजरा है, उन्होंने जो खिदमात सर अंजाम दी हैं पाकिस्तान क्रिकेट के लिए, किन अल्फाज में आप उनको याद करेंगे? और जिस मकसद के लिए उनको इंग्लैंड से यहाँ बुलाया गया था, यहाँ लेकर आया गया था, क्या उन्होंने उस मकसद को अचीव किया? देखिए, वसीम खान आए थे इंग्लैंड से, वो लेस्टरशायर की वहाँ पे CEO रह चुके थे और उसके अलावा वो कुछ ग्रास रूट लेवल पे भी काम कर चुके थे इंग्लैंड में। तो उनके पास एक्सपीरियंस होता, तजर्बा तो उनके पास था, लेकिन वो जो उनको काम दिया गया था वो उसको पूरी तरह कर नहीं पाया। इसलिए शायद हो सकता है कि वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो करता धरता है, जो पीछे ऊपर से डोरियां हिला रहे हैं, शायद वो इसलिए मुतमईन नहीं थे। और दूसरे रमीज राजा, मैं पहले भी कई बार कह चुका हूँ कि रमीज राजा बहुत ही डिफरेंट टाइप के इंसान हैं। वो सिर्फ अपनी बात जो कहते हैं उसको ही सही समझते हैं, वो किसी के मशवरे पे नहीं चलते हैं। अच्छा, वसीम खान जो थे वो शुरू दिन से पाकिस्तान मीडिया के निशाने पर थे।
हर आदमी उन पे तनकीद करता था, कुछ भी गलत होता था। हालांकि वसीम खान ने, मैं समझता हूँ, काफी अच्छा काम किया है। कम से कम उन्होंने मुश्किल हालात में, जब मुश्किल दौर था, कोरोना का दौर था, उस जमाने में भी उन्होंने क्रिकेट बोर्ड के अच्छे रिलेशंस बनाए, कुछ उन्होंने टूर्स कराए, कुछ टीमें पाकिस्तान आई। फिर उसके साथ साथ उन्होंने यहाँ पे एक कल्चर, जो एक बाबू कल्चर था पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में, उसे खत्म किया। वो एक नई स्ट्रेटेजी के साथ काम करना चाहते थे और मैं समझता हूँ उनका रहना फायदेमंद साबित हो सकता था। लेकिन एक मैदान में एक तलवार रह सकती है, दो तलवारें नहीं रह सकी, क्योंकि वसीम खान भी एक हाई लेवल, हाई प्रोफेशनल आदमी है, इसलिए वो भी चाहते हैं कि मैं जो करूं, जैसा चाहता हूं वैसे करूं, और रमीज राजा भी वैसे ही चाहते हैं। तो आई थिंक ये कॉन्फ्लिक्ट था और कल उन्होंने रिजाइन किया, लेकिन मैं समझता हूँ ये रिजाइन बहुत पहले हो चुका था उनका। आई थिंक उनसे कह दिया गया था कि अब आप जान छोड़ दें हमारी, इससे बेहतर कि हम आपको निकालें, आप हमें खुद छोड़ के चले जाएं। तो वो शायद मौका तलाश कर रहे थे कि कोई ऐसा मौका आए जहां पे मैं रिजाइन दूं और उसके बाद मैं खामोशी से, इज्जत के साथ यहाँ से चला जाऊं। लेकिन अगर उनकी जो सर्विसेज, शॉर्ट ड्यूरेशन की सर्विसेज थी, 2 साल में उन्होंने अच्छा काम किया है, कोई ऐसा काम नहीं जिसको आप ये कहेंगे गलत किया है। अलबत्ता ये है कि उनके रिलेशंस जो हैं वो इतने अच्छे नहीं रहे, क्योंकि वो एक तो उर्दू अच्छी नहीं बोल सकते हैं और दूसरे वो यहाँ के कल्चर को भी नहीं समझते हैं। तो ये प्रॉब्लम रही है, लेकिन अगर वो रहते, मैं समझता हूँ काम अच्छा हो सकता था अभी, और इसमें डेवलपमेंट हो सकती थी। हसन, आपकी तरफ मैं आऊँगा। अब जब वसीम खान जो है वो अपने ओहदे से स्टेप डाउन कर चुके हैं, उसके बाद कई नाम जो है वो हमारे सामने आए हैं। और सबसे पहले हम बात करें तो मोइन खान साहब का नाम आता है, फिर आकिब जावेद साहब का नाम आता है, इसी तरीके से जो है वो मोहम्मद अकरम का नाम भी अब सामने आ रहा है, और एक नाम और भी है जनाब आमिर सुहेल साहब का। किस तरीके से देख रहा है आप इन नामों को, अगर कोई जो है वो उनका ओहदा संभालता है या नया एक ओहदा अगर क्रिएट होता है डायरेक्टर क्रिकेट का? जी, आप दिनेश ने यही मैंने पहले ही बताया कि फॉरेन कोच भी आ गए थे, वो भी यहाँ से गए वापस। उसके बाद फिर जैसे आप कैलेंडर की बता रहे हैं, बॉलिंग कोच थे, उनको भी रखना था, वो भी नहीं आए। फिर जब चेयरमैन साहब अभी जब आए तो अब रमीज राजा भाई 12 तारीख को आए अनफॉर्चुनेटली, और फिर ये टीम चली गई वापस। तो बहुत सारे मसले मसाइल हैं जो पाकिस्तान के लिए प्रीवियस चलते आ रहे थे, मगर अब मजीद प्रेशर आ गया है, क्योंकि 5 साल से 6 साल से क्रिकेट पाकिस्तान की और टूर्स वगैरह और मार्केटिंग और रेवेन्यू में बड़ा स्ट्रॉन्ग हो रहा था माशाल्लाह से। मगर दोबारा से अब मेरे ख्याल में जो है मुश्किलात आ जाएंगी, क्योंकि PSL जो है टारगेट बनाया गया है, उस पर दोबारा फ्रेंचाइज आएंगी और दोबारा चेयरमैन साहब इनसे जो है डिस्कस करेंगे और किस तरह से देखते हैं, किस तरह से ये दोबारा डेवलप करेंगे पाकिस्तान की क्रिकेट, डोमेस्टिक हो चाहे वो PSL हो। मगर आकिब जावेद जो है वो लाहौर कंदरा के साथ भी रह चुके हैं और काफी तजुर्बा है उनको, फिर UAE के साथ कोच भी रहे, वहाँ काफी अच्छे से क्रिकेट में भी काफी इन्वॉल्व रहते हैं। तो डेफिनेटली वो मुलाकात भी, जब जिस दिन चेयरमैन साहब ने मीटिंग की हुई थी रमीज भाई ने, तो ये सारे वहाँ पर गए हुए थे, मीम खान भी गए थे, आकिब जावेद हैं वो भी गए हुए थे, और दीगर लोग गए थे। बस चॉइस हमारे पास अब यही है कि पहले डायरेक्टर बोर्ड भी मेरे ख्याल में रह चुके थे, आमिर सुहेल NC अकेडमी में भी रह चुके हैं, तो ऑप्शन कोई नहीं है, ऑप्शन यही है। अब जिस तरह से रमीज भाई आएंगे वो काम इनसे किस तरह से लेते हैं और क्या डिलीवर करेंगे। अभी 2-3 साल बड़े जो है डिफिकल्ट होंगे पाकिस्तान के क्रिकेट, दोबारा किस तरह से ये टीमें आएंगी वापस, चाहे वो साउथ अफ्रीका आई थी यहाँ पर, चाहे श्रीलंका आई थी और वेस्ट इंडीज की टीमें थी सारी। तो अब दोबारा से ये देखना पड़ेगा सिनेरियो कि किस तरह से काम करेंगे और कब तक ये काम चलेगा, क्या इम्प्लीमेंट होगा पाकिस्तान क्रिकेट में आगे। बिल्कुल, बहुत ही इंटरेस्टिंग डेज हैं आने वाले दिन। और हैदर साहब, आपकी तरफ मैं आऊँगा, मुझे बताइएगा कि कल एक मुलाकात हुई आकिब जावेद की चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड रमीज राजा के साथ। किस तरीके से देख रहे हैं उस मुलाकात को? आकिब जावेद ने कुछ प्लान शेयर किए हैं रमीज राजा के साथ कि किस तरीके से क्रिकेट के उमूर को बेहतर बनाया जा सकता है पाकिस्तान में। देखिए, न्यूज़ है उन्होंने मुलाकात की है, लेकिन क्या प्लान शेयर किए होंगे आकिब जावेद ने? आकिब जावेद जो है, जितना उनका तजुर्बा उससे ज्यादा रमीज राजा का है। उससे ज्यादा रमीज राजा ने 1984 में क्रिकेट शुरू की थी, टेस्ट क्रिकेट नेशनल टीम में आए, जबकि आकिब तो बहुत बाद में आए। तो आकिब जावेद के जो प्लान्स हैं वो तो रमीज राजा को पहले से पता है। बात असल ये है कि आकिब जावेद और रमीज राजा चाहते हैं कि 2-3 लोग अपने साथ ऐसे रखें जो टेस्ट क्रिकेटर साबिक हों और वो लोग जो हैं वो रमीज के कहने पे चलें, जैसे वो लाइन ऑफ एक्शन दें उसके मुताबिक चलें। तो उसमें 2 नाम ऐसे हैं, आकिब जावेद के हैं, मोइन खान के हैं या मोहम्मद अकरम, जैसे आपने कहा, ऐसे लोग हैं। लेकिन आकिब जावेद एक कोच तो अच्छे हो सकते हैं, ट्रेनर बहुत अच्छे हो सकते हैं, लेकिन डायरेक्टर वगैरह जो है ये सब चीजें एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब्स हैं। यहाँ पे अगर आकिब जावेद जैसा आदमी काम करेगा तो वो तो यहाँ पे फ्रीज हो जाएगा। वहां पे आपको तो सिर्फ तरतीब देना, ऑर्गेनाइज करना है, आपको लोगों को उनकी ड्यूटीज बांटनी है, ना कि ये कि आप ग्राउंड में नजर आए।
अब आखिर जावेद वहां चले जाएंगे तो फिर आप बॉलिंग कोच में लाना चाहते हैं किसी को, तो किसको लाएंगे? फास्ट बॉलिंग कोच में किसी को अगर पाकिस्तान से लाना चाहते हैं तो किसको लाएंगे? तो मैं समझता हूँ आकिब जावेद से अगर फायदा उठाना है तो ग्राउंड में उठाइए, ऑफिस में नहीं। ऑफिस में तो आप डायरेक्टर क्रिकेट हो या सीईओ हो या एमडी हो, जो भी हो, वो आप किसी ऐसे आदमी को बना सकते हैं जिसको क्रिकेट का नो हाउ और वो जानता हो कि उसमें कुछ ऑर्गेनाइजेशन स्किल होने चाहिए, तो वो अच्छा काम कर सकता है। लेकिन जरूरी नहीं कि आपके जावेद या मोइन खान काम करें। मैं समझता हूँ रमीज राजा को ये जो आइडिया मिला है ये इंग्लैंड से मिला, जहाँ पे एंड्रू स्ट्रॉस जो थे वो डायरेक्टर क्रिकेट थे पहले वहाँ पे ईसीबी के, और आई थिंक वो समझ रहे हैं कि शायद इस तरह पाकिस्तान में भी करेंगे तो उससे अच्छा कोई अच्छी तरक्की हो सकेगी, डेवलपमेंट हो सकेगी। तो सोच अच्छी है, लेकिन इसको इतनी जल्दी नाफिज करना बहुत मुश्किल है। और दूसरे, रमीज राजा का कैरियर कितना लंबा है ये अभी पता नहीं है। ये आप लिख लीजिए कि रमीज राजा की क्रिकेट एज ए चेयरमैन क्रिकेट लाइफ उतनी है जितनी पाकिस्तान की इस गवर्नमेंट की लाइफ है। जिस दिन अगर ये पाकिस्तान गवर्नमेंट की लाइफ खत्म होती है तो वो भी खत्म हो जाएंगे, यानी इसका मतलब आपके प्लान्स फिर वही रोल बैक हो जाएंगे, फिर कोई नया आएगा अपना नया प्लान लाएगा। तो ये बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो क्रिकेट से हटकर भी इंटरफेरेंस कर रही हैं क्रिकेट में। हसन, आपकी तरफ मैं आऊँगा। कल इंग्लैंड के क्रिकेट बोर्ड के चीफ ने एक स्टेटमेंट दिया, उन्होंने अपॉलॉजी इशू की कि वो बहुत ज़्यादा अफसरदा हैं और वो माजरत ख्वाह भी हैं क्रिकेट फैन से, स्पेशली पाकिस्तान के, क्योंकि जो जिनके सेंटिमेंट्स हर्ट हुए दौरे के कैंसिल होने के बाद। उसके बाद एक वेस्ट इंडीज़ क्रिकेट बोर्ड की जानिब से भी एश्योरेंस दिलाई गई है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को, उनका जो दौरा है दिसंबर में वो एज स्केड्यूल्ड, उनकी कोशिश है कि वो उस कमिटमेंट को पूरा करेंगे। किस तरीके से देख रहे हैं इसको? देखिए, सबसे पहले तो अच्छी चीज है, उन्होंने मदद कर ली है, मगर ये जो अफसोसनाक चीज हुई थी, न्यूजीलैंड चली गई, फिर इंग्लैंड की इसकी बात नहीं आई। अगर हम पास में देखें कि कितना स्ट्रगल पाकिस्तान ने भी किया है, और हम क्वारंटीन भी नहीं दे रहे थे दूसरी टीमों को इतना ज्यादा जितना पाकिस्तान टीम ने क्वारंटीन किया है, बहुत ज्यादा वैक्सीनेटेड थे सारे। उसके बाद में फिर लीग खेले जाते थे, दोबारा आते थे, फिर इनके टेस्ट होते थे। जब वेस्ट इंडीज गए, उसके बाद फिर न्यूजीलैंड गए, साउथ अफ्रीका और दीगर जगहों पर जाने लगे, वहां पर क्वारंटीन में रह जाके इंग्लैंड में गए। तो ये प्रॉब्लम्स थी, मगर सपोर्ट करना चाहिए था, मगर अब रियलाइज किया उन्होंने कि डेफिनेटली जो है रियलाइज करके अभी कोशिश करेंगे कि बड़ा शेड्यूल बनाएंगे, और अगले साल तक जो है वो कह रहे हैं कि हम सीरीज खेलेंगे। मगर बहुत सारी चीजें लेट हो गई ये चीजें, और पहले डिसीजन लेना चाहिए। अगर पाकिस्तान इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड की बात करें, ईपीपी और पाकिस्तान के रिलेशन बड़े अच्छे हैं, क्योंकि लीग खेलने हमारे पास में प्लेयर बहुत जाते थे वहाँ पर, इंग्लैंड के प्लेयर थे वो आते थे, लीग खेलते थे यहाँ पर आके। तो पाकिस्तान को तो हमेशा सपोर्ट रही है, और इंग्लैंड ने भी काफी सपोर्ट की है, चाहे वो डोमेस्टिक लेवल पे हो चाहे पाकिस्तान लेवल पे हो। मगर अनफॉर्चुनेटली जब अचानक से ये चीजें डिसीजन हुए तो पाकिस्तान सर्वाइव कर रहा है पिछले 3-4 साल से, कोविड-19 भी आया उसकी वजह से भी। मगर अब देखना ही है कि इंग्लैंड किस तरह से शेड्यूल बरकरार रखेगा आगे अपने, और टीमें किस तरह से वापस आएंगी, या श्रीलंका हो चाहे वो साउथ अफ्रीका हो, ताकि पाकिस्तान में रेवेन्यू आए और पाकिस्तान की क्रिकेट जो इम्प्रूव हो, और ग्रास रूट लेवल जो है वो मजीद इम्प्रूव होना चाहिए आगे। हैदर साहब, आपकी तरफ आऊँगा। बात करेंगे कुछ पाकिस्तान सुपर लीग की, क्योंकि 7वें एडिशन का आगाज़ जनवरी से होना और अब चंद ही महीने रह गए हैं उसके आगाज़ में। रमीज राजा साहब कहते हैं कि वो अब पीएसएल को जो है एक बड़ी ब्रांड बनाना चाहते हैं और एक नेक्स्ट स्टेप इसको लेके जाना चाहते हैं आगे। इसी वजह से जो है वो पिछले चंद दिनों से कई मीटिंग्स भी हुई हैं पीएसएल फ्रेंचाइज मालिकान के साथ उनकी, और कुछ तनाज़ात भी सामने आए हैं। ख़ासतौर पर अगर हम बात करें नदीम उमर साहब की, तो कुछ खबरें ये भी आई कि उनके कुछ इख्तिलाफात सामने आए रेवेन्यू पूल को लेकर। किस तरीके से देख रहे हैं इन चीज़ों को? देखिए, पीएसएल की अभी तक मैनेजमेंट जितनी भी हुई है, 6 एडिशन जितने भी हुए हैं, उसमें हर साल जो है वो मैनेजमेंट का फॉल्ट निकलता है, और फ्रेंचाइज कहती है कि बोर्ड या पीएसएल की मैनेजमेंट सही नहीं कर रही है, मैनेजमेंट कहती है फ्रेंचाइज हमसे कोऑपरेशन नहीं कर रहे हैं। दोनों में कॉन्फ्लिक्ट है, और आपको ब्रांड बनाना है तो उसके लिए सबसे पहली बात यह है कि आप उसका लेवल हाई करें। जब तक लेवल हाई नहीं होगा उस वक्त तक ये ब्रांड नहीं बन सकेगा। आप अब ये T20 लीग जो थी वो आईपीएल जब शुरू हुई थी तो उस वक्त एक बड़ी नई चीज थी, अनोखी चीज थी, तो दुनिया पूरी देखती थी। अब इस वक्त इतनी होती है कि पता भी नहीं चलता है कहाँ पे किस वक्त हो रही है। अब कैरेबियन लीग होती रही है और लोगों ने देखा भी नहीं, पूछा भी नहीं क्या हुआ, कौन खेला। इसी तरह मुझे नहीं पता कि पीएसएल के कितने देखने वाले दुनिया में है पाकिस्तान के अलावा। तो आपको अगर इसको बनाना है, इसका एक स्टैंडर्ड बनाना है, तो आपको इसका लेवल हाई करना पड़ेगा। उसके साथ साथ ये है कि इसमें जो लोग क्रिकेट से मुतालिक नहीं हो उनका इंटरफेरेंस भी रोकना पड़ेगा। आप उसको एक सियासी तमाशा ना बनाए। अभी PSL 7 जो हुई थी उसमें जो है वो जब अवार्ड सेरेमनी होती थी तो देख के शर्म आती थी कि 8 आदमी खड़े हुए एक अवार्ड देने के लिए, यानी
जो कलर वाला है, रंग वाला है, कोई भी है, स्पॉन्सर है, ठीक है, दे आर स्पॉन्सर्स, लेकिन दुनिया में हर जगह स्पॉन्सर्स होते हैं, लेकिन दे आर नॉट फॉर द फेस मेकिंग। वो तो आपको स्टैंडर्ड थोड़ा हाई करना पड़ेगा, आप लोगों को दिखाएं कि हमारा जो स्टैंडर्ड है वो किसी भी तरीके से ऑस्ट्रेलियन लीग से या आईपीएल से कम नहीं है। उसको आपको एक और दूसरे फ्रेंचाइज जो हैं उनको आपको एतमाद में लेना पड़ेगा। फ्रेंचाइज जब तक आपके साथ नहीं साथ चलेंगे, आप किस तरह आगे काम कर सकेंगे? मैनेजमेंट जो है वो नए रूल्स बना के और जबरदस्ती उसको इम्प्लीमेंट करा के तो नहीं लीग चला सकती ना, आपको दोनों को साथ चलना पड़ेगा, ये बहुत जरूरी है। हसन, मुझे बताइएगा कि अक्सर फ्रेंचाइज मालिकान के ऊपर तनकीद की जाती है कि वो कॉपरेट नहीं करते पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ, लेकिन जब फ्रेंचाइज ओनर से बात की जाती है तो वो उनकी शिकायत ये रहती है कि अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मुनाफा नहीं कमा रहा होता तो वो उनको शायद एतराज़ नहीं होता इस बात के ऊपर, लेकिन क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है वो तवातुर के साथ एक मुआवजा कमा रहा है, लेकिन उसका एक प्रॉपर शेयर फ्रेंचाइज मालिकान के साथ नहीं शेयर किया जा रहा, जिसकी वजह से उनको जो है वो प्रॉब्लम्स हो रही हैं, उनको मुश्किलात हो रही हैं अपने एक्सपेंसेस को मीट करने में, क्योंकि जिस वक्त लीग शुरू हुई थी उस वक्त एक तो पेट्रियाटिज्म भी थी, दूसरा साथ में एक फैक्टर ये था कि वो सारे क्रिकेट लवर्स थे जिसके बाद उन्होंने इन्वेस्टमेंट की थी, लेकिन अब एक वक्त आ जाता है कि आपके फंड्स खत्म होने लगते हैं। किस तरीके से देख रहे हैं इन चीज़ों को? देखिए, ये जो आपके इन्वेस्टर हैं और किसी भी जब कॉन्ट्रैक्ट करता है किसी भी मार्केटिंग लोगों से, तो ज़ाहिर बात है उनको इनकी भी एडवर्टाइजिंग चाहिए होती है, उनको वो प्रोटोकॉल चाहिए होता है जो प्लेयर को दे रहे हैं। जिस तरह से जावेद आफरीदी हो गए, पेशावर जालमी की, अगर कराची किंग्स की बात करें, सलमान भाई हैं और सारे लोग हैं जिसने लाहौर के अंदर इतना अच्छा प्लेटफॉर्म लिया हुआ है, उनके कोई भी ट्रायल होते हैं, आप देखिए उनकी अकेडमी इतनी बड़ी बना दी है, जैसे एनसीए हाई परफॉर्मेंस सेंटर है, ऐसी इससे दुगना जो है इम्प्रूव किया उन्होंने वहाँ पर लाहौर में, वो बनाया हुआ है। तो ये प्रोजेक्ट सारे हारिस वगैरह इन्हीं जगहों से आए हैं, शाहीन शाह आफरीदी हो जाए, चाहे और दीगर प्लेयर हो जाए, तो इनको रिस्पेक्ट देनी चाहिए। और रहा सवाल इनका कि स्पॉन्सरशिप जो है ये करते हैं, इनको रिस्पेक्ट देनी चाहिए, मगर इन्वॉल्वमेंट इनकी भी बहुत ज्यादा है, इनको रिस्पेक्ट दें। पैसा ये इन्वॉल्व कर रहे हैं, पीसीबी में ला रहे हैं और मार्केटिंग भी कर रहे हैं सारे आपकी, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, जिससे मुशावरत करें मिल के बैठ के, क्योंकि अभी आपके पास इंटरनेशनल टीमें तो नहीं आ रही हैं, मगर ये जब आएंगी तो दोबारा मेन जो प्रोडक्ट बनी हुई है आपकी PSL है। अगर आप देखें कि अबू धाबी से और शारजा से चलती हुई आ रही थी, वहाँ पर भी ब्रांडिंग हो रही थी बहुत ज्यादा, काफी मैचेज हुए, वहाँ भी क्राउड आना शुरू हो गया था। कोविड से पहले जब सीजन 2 सीजन 3 देखेंगे आप, तो जैम पैक था दुबई स्टेडियम, शारजा स्टेडियम, जिसमें वर्ल्ड के सारे प्लेयर आगे खेले। मगर पाकिस्तान में जैसे फ्रेंचाइजी आती गई यहाँ पर और ये इम्प्रूव भी कर रहे हैं, कुछ टकआउट में बैठे होते हैं, क्रिकेट को एंजॉय कर रहे हैं और लोगों को एडवर्टाइजिंग मार्केटिंग इम्प्रूव कर रहे हैं। तो चेयरमैन साहब जो है बैठे हुए हैं, डिस्कस कर रहे हैं, मीटिंग करेंगे इन लोगों से। नेक्स्ट जो लाएअमल होगा, जो PSL शुरू होगी, उसमें बहुत फोकस होना पड़ेगा, जितनी मैनेजमेंट है पीसीबी की, जितने लोग हैं, क्योंकि हमारे पास यही प्रोजेक्ट रह गया है, प्रोजेक्ट को इम्प्रूव करना है। जो PSL हो गई, ऑटोमेटिक हो गई, ग्रास रूट लेवल, ये बड़ी मेन चीज होगी पाकिस्तान में। हैदर साहब, आपकी तरफ मैं आऊँगा, मुझे बताइएगा कि क्योंकि अब PSL 7 जो है वो काफ़ी करीब है, आगाज़ होने जा रहा है उसका जनवरी में, आप नए सुपरस्टार्स को आते हुए देख रहे हैं, क्योंकि एक जो झटका लगा है पाकिस्तानी क्रिकेट को न्यूजीलैंड और इंग्लैंड की टीम के विड्रॉवल्स के बाद, तो फ्रेंचाइज जो है वो किस कदर पॉजिटिविटी के साथ इन खिलाड़ियों को लेकर आ सकती है पाकिस्तान? देखिए, प्लेयर्स जो भी आएंगे बाहर से, आपके फॉरेन प्लेयर्स, वो उनके लिए NOC तो जरूरी है उनके अपने बोर्ड से। अगर वो बोर्ड NOC देगा और उस ड्यूरेशन में जब PSL हो रही है, किसी मुल्क की अपनी कोई टेस्ट क्रिकेट या अपनी नेशनल क्रिकेट अगर नहीं हो रही होगी, तभी वो आने देंगे, अदरवाइज तो वो नहीं आने देंगे। आप देखें PSL 6 जब हुई थी तो आपने देखा कि इंग्लैंड के प्लेयर्स नहीं आ सके और उसके साथ दूसरी टीमों के भी अच्छे प्लेयर्स नहीं आए। अफगानिस्तान के 2-3 अच्छे प्लेयर्स थे जो 1-2 मैच खेल के, राशिद खान थे, छोड़ के चले गए, क्योंकि उनकी अपनी सीरीज हो रही थी। तो ये IPL आप देखें, IPL की विंडो ऐसी बनाई जाती है ICC की तरफ से कि उस जमाने में, उस दौर में सिवाय पाकिस्तान के कोई और सीरीज मैच खेलता ही नहीं है। तो वो उनको फायदा होता है कि प्लेयर्स फारिग बैठे होते हैं, वो आ जाते हैं। अब पाकिस्तान के PSL 7 जब होगा जनवरी में या फरवरी में, जब भी होगी, अगर प्लेयर्स फ्री होंगे तभी वो आ सकेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि अब चूंकि इस टेरिटरी के जो है हालात काफी चेंज हुए हैं पिछले 2-3 हफ्ते में या 1 महीने में, तो इसका भी बड़ा एक फैक्टर रहेगा। और जो अभी चीजें हुई हैं, न्यूजीलैंड इंग्लैंड के टूर्स कैंसिल हुए हैं, ये अभी देखें, कुछ लोग इस पे एक्सक्यूज कर रहे हैं, कुछ कह रहे हैं हमने नहीं कहा। अभी तक किसी को सही बात नहीं पता है कि कहां से किसने मना किया था। थ्रेट आया था जिसको भी आया था, लेकिन कौन था? प्लेयर्स कहते हैं हमने नहीं किया,
बोर्ड के वाले कहते हैं कि सॉरी हमसे गलती हो गई समझने में, इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड ने एक्सक्यूज ऐसे किए, लेकिन असल जो माजरा है वो अभी तक खुला नहीं है कि आप या तो क्रिकेट पाकिस्तान क्रिकेट को टारगेट कर रहे हैं या वाकई कोई सिक्योरिटी का मसला है। दो चीजें हैं और दोनों चीजों से निपटना होगा पीएसएल में। अगर सिक्योरिटी का मसला हुआ तब भी प्लेयर्स नहीं आएंगे, अगर पाकिस्तान क्रिकेट को टारगेट करना होगा तब भी बड़े प्लेयर्स को जो है वो रोका जाएगा। और अभी तक पीएसएल में जितने भी प्लेयर्स बाहर से आए हैं उसमें 2-4 को छोड़ के ज्यादातर वो प्लेयर्स हैं जो अपनी टेस्ट क्रिकेट या इंटरनेशनल क्रिकेट तकरीबन खत्म कर चुके हैं या बहुत ही कम खेलते हैं। तो ये बड़ा फैक्टर है। तो आपकी लीग का जब स्टैंडर्ड हाई होगा, आपकी लीग जो है वो लोगों को नजर आएगा कि ये क्वालिटी क्रिकेट हो रही है और उसकी ब्रॉडकास्टिंग, उसका रिसेप्शन, सब चीजें बहुत अच्छी होंगी तो प्लेयर्स आएंगे। फिर पैसों का भी एक सबसे बड़ा इशू है, जितने पैसे दूसरी लीग देती हैं, अगर पीएसएल पाकिस्तान सुपर लीग की मैनेजमेंट नहीं दे सकती है तो फिर वही प्रॉब्लम होगा, फ्रेंचाइज को प्लेयर्स नहीं मिलेंगे। आप देखें जब पीएसएल 6 अपने एंड पे पहुंची थी हाल क्या हो गया था कि दूसरी टीमों के 3rd ग्रेड के प्लेयर्स आगे खेल रहे थे, यानी प्लेयर्स ही नहीं मिल रहे थे, खिलाड़ी इनको नहीं मिल रहे। तो ये सब चीजें देखना पड़ेंगी और पीएसएल को या पीसीबी को बहुत सोच समझ के अपनी विंडो बनानी पड़ेगी और अपना इवेंट जो है ऐसे ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा कि प्लेयर्स भी आ सकें और प्लेयर्स के पास ना आने का कोई जवाब भी ना हो। बिल्कुल इसी किस्म की तैयारियां जो हैं वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को करनी होंगी। बहुत बहुत शुक्रिया हसन रजा साहब और सैयद हैदर साहब हमारे साथ गुफ्तगू करने का। और हमने बात की कि पीएसएल का सीज़न 7 जो है वो अब काफ़ी हद तक करीब आ चुका है और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है वो उसको नेक्स्ट स्टेप एक स्टेप आगे ले जाने के लिए जो है वो तैयारियाँ भी शुरू कर रहा है और काफ़ी सारे प्लान्स हैं चेयरमैन पीसीबी रमीज़ राजा साहब के साथ। और अब देखना यह है वक्त के साथ कि किस तरीके से जो है ये सारी चीज़ें अनफोल्ड होती हैं। सी यू टुमारो एट द सेम टाइम। अल्लाह हाफिज़।